वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। राजस्व के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस जो है राजस्व हैं, उसके अंतर्गत हम जो पब्लिक रेवेन्यू होती हैं, सार्वजनिक आय, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला है, खाली स्थान है, राज्य के आय तथा व्यय के विश्लेषण का अध्ययन है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिक फाइनेंस। राजस्व की अगर हम बात करें तो राजस्व के अंतर्गत सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो विश्लेषण है, जो सिद्धांत है, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व का महत्व का क्षेत्र है। ठीक है, राजस्व के महत्व की अगर हम बात करें तो राजस्व के महत्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसका आर्थिक महत्व होता है। आर्थिक महत्व का मतलब राजस्व जो होता है वो किसी देश के आर्थिक विकास की गतिविधियों को प्रभावित करता है। आर्थिक गतिविधियों के द्वारा आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सकती है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है, उपभोग पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। ये सारे राजस्व के आर्थिक महत्व होते हैं। इसी तरीके से राजस्व के सामाजिक महत्व भी होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय संसाधन हैं उनका आवंटन किस प्रकार से किया जाए अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए, तो सामाजिक महत्व भी होता है। और जो पब्लिक फाइनेंस से राजस्व हैं उसका राजनीतिक महत्व भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा। अगला है, राजस्व के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि राजस्व का जो महत्व होता है वो आर्थिक महत्व भी होता है, राजनीतिक महत्व भी होता है, सामाजिक महत्व भी होता है। जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में जो राजस्व होता है, जो सार्वजनिक क्रियाकलाप होते हैं, सरकार की आय और व्यय से संबंधित, चाहे वो करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है, तो इससे एक तरह से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार जो योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं की जो सफलता है वो इसके ऊपर निर्भर करती हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। तो ये सारे आर्थिक क्षेत्र के महत्व के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, लोक वित्त राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित हैं। ये जो कथन है वो किसका है? तो देखिए, जब हम पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करते हैं कि राजस्व क्या होता है, राजस्व को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसके अंतर्गत एक परिभाषा जो है डाल्टन के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि राजस्व जो है वो उन विषयों के साथ में संबंधित हैं जिसमें एक तरह से राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों की सीमा के ऊपर स्थित हैं। क्योंकि जो सरकार होती हैं वो क्या करती हैं, आय और व्यय को इकट्ठा करती है, फिर उनका समायोजन करती हैं। तो समायोजन करना किस में आ जाएगा? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों की सीमा रेखा पर स्थित हैं। ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई है? डाल्टन के द्वारा दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। अगला है, अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। देखिए, जब हम सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं की बात करते हैं तो उनकी जो विशेषता होती हैं वो मुख्य रूप से 2 बातों के ऊपर निर्भर होती हैं। एक तो हम बात करते हैं कि ये जो वस्तुएं होती हैं उनका संबंध प्रतिद्वंदी उपभोग के साथ में है या नहीं है। ठीक है, प्रतिद्वंदी उपभोग का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति क्या करता है, अगर एक समय में किसी एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा जिस वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है उससे दूसरे व्यक्ति को उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदी उपभोग कहते हैं। जैसे माना कि
एक शूज़ की जो जोड़ी है उसका आपके द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपने अगर एक शूज़ की जो जोड़ी है उसका प्रयोग किया है तो इसका प्रयोग करने से आपको तो संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदी उपभोग कहते हैं, राइवल कंजप्शन कहते हैं। ठीक है। नॉन राइवल का मतलब क्या हो गया? तो किसी एक निश्चित समय में किसी वस्तु का जो प्रयोग है, ठीक है, वो सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम जो टीवी पे चैनल देखते हैं, ठीक है, उनका जो प्रसारण हो रहा है, अगर हमने डीडी नेशनल देखना है हमारे घर पे तो उसको हम देख सकते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति अगर देखना चाहे अपने घर पे तो वो भी देख सकते हैं। मतलब किसी को रोक नहीं सकते हम। ठीक है। सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? एक निश्चित समय में उस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इसको हम क्या कहते हैं? गैर प्रतिद्वंदी। लेकिन यहाँ पे अपवर्जन का सिद्धांत पूछा हुआ है जो किसके साथ में संबंधित है? निजी वस्तुओं के ऊपर। ठीक है। अपवर्जन का मतलब क्या हो गया? कि किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो ही उसका प्रयोग कर सकता है। जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे माना कि एक बाइक है, अगर बाइक का आपको प्रयोग करना है तो बाइक का प्रयोग माना कि उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए है। तो कोई व्यक्ति हैं जैसे आप हैं, आपने उस बाइक को 1 लाख रुपए दे के खरीद दिया है। इसका मतलब उसका प्रयोग कौन करोगे? आप करोगे। आपको उससे संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसका प्रयोग करने के लिए कीमत चुकाई है। तो जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो उसका प्रयोग करेगा, जो व्यक्ति कीमत चुका नहीं सकता वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्जन। ठीक है। लेकिन जो निजी वस्तुएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। किसमें? निजी वस्तुओं के ऊपर। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर किसका सिद्धांत लागू होता है? गैर अपवर्जन का। ठीक है। नॉन एक्सक्लूजन। गैर अपवर्जन का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति अगर कीमत नहीं चुकाता है तो भी उसका वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है। जैसे कि सार्वजनिक पार्क हैं, उसका भी जो प्रयोग है वो सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? गैर अपवर्जन। और अपवर्जन का जो सिद्धांत है वह लागू होता है निजी वस्तुओं के ऊपर। अगला है गैर प्रतिद्वंदी उपभोग की वस्तु हैं। ठीक है। गैर प्रतिद्वंदी उपभोग की वस्तु, देखिए कंप्यूटर का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं, टीवी का सब कर सकते हैं, शूट का सभी नहीं कर सकते हैं। जो कीमत चुकाएगा वही उसका प्रयोग कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सार्वजनिक पार्क होता है उसका जो प्रयोग है वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं, समान संतुष्टि सभी व्यक्तियों को मिल सकती है। ठीक है। तो सार्वजनिक पार्क एक तरह से क्या है? गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं हैं। और टीवी, शूज़ हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये सब एक तरह से क्या है? प्रतिद्वंदी वस्तु हैं। अगला है निम्न में से सार्वजनिक वस्तु नहीं है। ठीक है। सार्वजनिक वस्तु मतलब जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो गैर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है जिसका प्रयोग से किसी व्यक्ति को हम वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता वो भी उसका प्रयोग कर सकता है, तो गैर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। और दूसरा गैर प्रतिद्वंदी का जो सिद्धांत होता है वो भी लागू होता है। ठीक है। मतलब उसका प्रयोग, उससे जो संतुष्टि मिलने वाली वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हो सकती हैं। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं के लिए लागू होते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुओं में हम यहाँ पे मछली पालन को सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला देखिए, सामाजिक लाभ अधिकतम होता है जब, ठीक है, डाल्टन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, समाज की जो अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति है किसी व्यक्ति को वो कब प्राप्त होगी उसके बारे में सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी वस्तु का सरकार क्या करती है उसके ऊपर अगर टैक्स लगाती हैं तो टैक्स लगाने से क्या करना पड़ेगा, उसको त्याग करना पड़ता है। तो सीमांत त्याग जो होता है वो कर बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन सरकार जो टैक्स से पैसा प्राप्त होता है उसे वापस लोगों के कल्याण के ऊपर व्यय करती हैं, और जितनी अधिक मात्रा में व्यय करती जाएगी वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। और जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे क्या होगा, जो सीमांत सामाजिक त्याग हम कह सकते हैं, ठीक है, ये सीमांत सामाजिक त्याग हैं
और ये सीमांत सामाजिक लाभ हैं, उपयोगिता हैं। जहाँ पे ये दोनों बराबर होती हैं वहाँ पे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा डाल्टन का सिद्धांत बताता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग जहाँ पे बराबर होंगे। और अंतिम प्रश्न देखिए, अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है, ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस जो हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसने दिया था, प्रोफेसर डाल्टन ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।